नमस्ते स्टूडेंट्स, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है पॉलिटी का, जिसमें मैं सारे सीक्वेंस वाइज एक पर्टिकुलर चैप्टर को और अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊंगी। और ये एक फुल प्लेलिस्ट होगा जिसमें एनसीईआरटी क्लास 6 का 1 to 8 चैप्टर अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट चैप्टर आज लेती हूँ विविधता की समझ। विविधता यानी क्या होता है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम समाज में रहते हैं तो इसमें बहुत अन्य तरीके के धर्म के लोग सांस्कृतिक के लोग, और खान पान सबकी अलग होती है, रहन वेशभूषा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अलग अलग होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों के वेशभूषा, रहन सहन, यहाँ तक कि चेहरा भी मेल नहीं खाता है। तो इसीलिए यहाँ पे विविधता कही गई है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पर सारे लोगों की भाषा सेम हो, सारे लोगों का रहन सहन सेम हो, या फिर पहनावा ओढ़ावा भी सेम हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग 3 क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। पहला प्रश्न है, विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाते हैं? ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, क्या सभी तरह की विभिन्नताएं विविधता का ही भाग होती हैं? ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। इन तीनों प्रश्न के उत्तर हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे, और जब ये चैप्टर ख़त्म होने वाला होगा तो आप तीनों क्वेश्चंस के आंसर अच्छे तरीके से जानते होंगे। जो पीसीएस और यूपीएससी एस्पिरेंट हैं उनके लिए यहाँ पर जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, यानी कि महिला सशक्तिकरण के बारे में मैंने क्यों हाईलाइट किया है, क्योंकि आप जब ये सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये महिला के बारे में ही बोला जा रहा है। जैसे कि क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो, मतलब कि दिखती हो, यहाँ एक पर्टिकुलर जेंडर यानी कि महिलाओं के बारे में ही की जा रही है। जैसे कि आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगी, इसमें भी महिला की तरफ एक इशारा किया जा रहा है। तो ये जो एक चैप्टर है, अगर इसको हम यूपीएससी और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू उसके सिलेबस से देखें तो महिला सशक्तिकरण के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी जो मैं पर्टिकुलरली यूपीएससी और पीसीएस के एस्पिरेंट्स को ही बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो सिलेबस का हिस्सा है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो ये चैप्टर उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आते हैं हम अपने पहले टॉपिक पे, जिसमें कि एक क्लासरूम में 3 बच्चों को दिया जाता है ड्राइंग बनाने के लिए। तो वो 3 प्रकार के चित्र बनाते हैं, यानी कि पहला बच्चा ये चित्र बनाता है, दूसरा बच्चा ये चित्र बनाता है और तीसरा बच्चा ये चित्र बनाता है। ये तीनों ड्राइंग्स एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग होती हैं, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि सबके विचार एक जैसे हों, ज़रूरी नहीं है कि सबकी ड्राइंग्स भी एक जैसी ही हों। ठीक है, तो इसी प्रकार हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से हमारी चित्रकारी में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी भिन्नता है, जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल है। ये होता ही है, क्योंकि अगर हम अलग अलग विचारधारा के हैं, अलग अलग हमारी सोच है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें मेल खाएं। ठीक है, तो उसमें भी खूबसूरती है, डाइवर्सिटी में भी खूबसूरती है हमारे देश में। जैसे कि सेकेंडली यहाँ पे लिखा गया है कि अपने बारे में बताइए, अपने बारे में जानकारी दीजिए। मतलब बाहर जाते समय डैश पहनना पसंद करती हूँ, मतलब लोग अपने अपने पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरेंगे। मैं घर में डैश में बात करती हूँ। मेरा पसंदीदा खेल डैश है, यानी कि आपको बैडमिंटन पसंद है, आपको क्रिकेट पसंद है, वॉलीबॉल पसंद है, एक्सेट्रा। मुझे डैश के बारे में किताबें पढ़ना पसंद है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। यहाँ पर भी सबकी पसंद अलग अलग होगी। फिर उसके बाद हम आते हैं दोस्ती करना। ये एक पूरी कहानी है जिसके माध्यम से हमें बताया गया है कि डाइवर्सिटी कैसे वर्क करती है, मतलब डाइवर्सिटी एक्चुअल होता क्या है। ये कहानी मैं आपको पूरा इन शॉर्ट बताऊंगी।
इस कहानी में दो समीर होते हैं, एक समीर ये और एक समीर ये। ये समीर बहुत ही गरीब होता है और ये समीर थोड़ा सा आर्थिक रूप से या कह लें काफ़ी ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत रहता है। ये समीर छोटा होता है जो कि रास्ते पे ऐसे ही कहीं भी गली में अपना अखबार बेचता रहता है, ठीक है। और ये समीर होता है पढ़ा लिखा, अच्छे स्कूल में पढ़ा और उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो ही मजबूत रहती है, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है कि ये समीर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होता है और अखबार बेचता रहता है, ये अखबार बेचता रहता है एज़ यूजुअल, अपना सड़क पे बेचता रहता है। ये साइकिल रुकती है, इसकी ट्रैफिक जब रेड लाइट होती है तो वहाँ पर रुकी रहती है। ये देखता है, कहता है कि ठीक है मुझे अखबार दे दो। तो इसे लगता है कि ये समीर जो कि पढ़ा लिखा है, उसे लगता है कि ये अखबार इंग्लिश में लेगा, तो ये इसे इंग्लिश में अखबार देता है। ये बोलता है नहीं मुझे हिंदी में अखबार चाहिए। तो ये थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि भाई ये तो पढ़ा लिखा लग रहा है, फिर ये इंग्लिश में अखबार ना लेके हिंदी में कैसे ये पढ़ पाएगा। तो इसने बोला कि मैंने हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, मतलब ये इंग्लिश सब्जेक्ट है मेरी। तो ये तो पढ़ा लिखा नहीं रहता है जो अखबार बेचता रहता है। तो ये अभी पूछता ही है कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, तब तक ग्रीन लाइट हो जाती है और पीछे से बहुत ज़्यादा शोरगुल, हॉर्न की आवाज़ आने लगती है और जल्दी जल्दी इस समीर को जाना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगले दिन फिर से समीर मिलता है उसे उसी रास्ते पे अखबार बेचते हुए। तो अब अखबार बेचते हुए मिलता है और समीर फिर से वही अखबार लेने लगता है। इस अगले दिन ये समीर जो अखबार बेचता है वो पूछता है कि भैया सब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि उस दिन तो छूट गया था उसे बताना। तो फिर ये समीर पूछता है भैया सब्जेक्ट क्या होता है। तो फिर थोड़ा ठहरते हुए ये समीर जो आर्थिक रूप से मजबूत होता है, पढ़ा लिखा होता है, ये कहता है कि क्या तुमने कभी पढ़ाई लिखाई की है, मतलब तुम कभी स्कूल गए हो। तो फिर ये समीर कहता है नहीं अभी मैं तो कभी भी नहीं गया हूँ स्कूल। तो ऐसे ही बोलता है पर ये जब बोलता है तो वो बहुत ही गर्व में कहता है, बहुत ही प्राउड फील करके कहता है कि मैं जब इतना ऊंचा था ना, मतलब साइकिल के बराबर इतना ऊंचा था, तभी से मैं ये काम करना शुरू कर दिया हूँ। मतलब मेरी जो माँ थी मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेला ही कर लेता हूँ। मतलब ये समीर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है और पहले से ही बचपन से ही अपना काम करते आ रहा है, अभी भी छोटे उम्र में ही है, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहा है। पहले अपने माँ के साथ ये काम करता था और अब ये खुद ही अकेले बेचता है। यहाँ लिखा हुआ है अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, ये पूछने पर तुरंत बत्ती हरी हो जाती है और वो वहाँ से फिर जाना पड़ता है। थोड़ा सा बहुत धीमी आवाज़ में उसे सुनाई देता है कि वो मेरठ में ही रहते हैं, ठीक है। और फिर शोरगुल के आवाज़ में वो आवाज़ डूब जाती है। अगले दिन फिर दोनों समीर की मुलाकात होती है। तो जो छोटा समीर था उसके चेहरे पर जो चमक रहती थी, जो मुस्कुराहट रहती थी, वो आज के दिन नहीं दिखी। तो बड़ा समीर पूछता है ऐसा क्यों है, क्यों तुम्हारे मुख पर वो मुस्कान नहीं दिख रही है। तो पता चलता है कि जहाँ पर उसकी माँ रहती हैं वहाँ सांप्रदायिक दंगे भड़क गए हैं। वहाँ हिंदू मुस्लिम जो भी हैं इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे भड़क गए हैं, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित था। इस कहानी से हमें समझ आता है कि दो समीर थे, एक हिंदू समीर था और एक मुसलमान समीर था। दोनों समीर में दोस्ती हुई जिसमें कि ये सांप्रदायिकता नहीं आई, ये नहीं आया कि वो किस धर्म का है, किस मज़हब का है, ठीक है। मतलब कि भिन्नताएं थी फिर भी उसमें एकता थी। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की भिन्नताएं विविधता का पहलू हैं। यानी विविधता क्या है, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि खान पान, पहनावा, भाषा, धर्म, ये सारी चीज़ें विविधता के ही पहलू हैं। और यहाँ पर ये भी समझ में आता है कि एक समीर है जो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत है और एक समीर है जो आर्थिक रूप से
मजबूत नहीं है। यानी इन दोनों में ही भिन्नताएं समझ में आती हैं। यानी कि एक समीर बहुत ही हाई लेवल पे है और एक समीर काफ़ी लो लेवल पे है। यानी कि ये आर्थिक भिन्नताएं हैं। मतलब कि यहाँ पर असमानता यानी इनइक्वालिटी का रूप ये समझ में आता है। यानी कि गैर बराबरी, क्योंकि सिक्स्थ के बच्चे असमानता इनइक्वालिटी नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए यहाँ पर गैर बराबरी का नाम दिया गया है। आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि गैर बराबरी क्या होता है। यानी कि आर्थिक रूप से तंगी, यानी कोई आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, कोई आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी का नाम हम देंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा चौथा टॉपिक, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करता है, समृद्ध कैसे करता है। इसका एक हम सिंपल सा एग्जाम्पल समझेंगे कि अगर हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की रहन सहन हैं, ये सब कुछ है, तो हमें क्या मिलेगा, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मतलब कि किसी धर्म में कोई अच्छा व्यंजन बनता है, किसी धर्म में कुछ और व्यंजन बनता है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आएंगे। तो ये हमारे देश को क्या बनाएगा, समृद्ध बनाएगा। यानी कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी करने के लिए, तो ये हमारा समृद्धि की ओर अग्रसर करता है। और इसका एक और उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपके पास सिर्फ दो रंग हो, लाल और सफ़ेद, तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा जीवन, है कि नहीं। अगर आपके पास सिर्फ खाने के लिए आलू हो तो भी बहुत बोरिंग हो जाएगा, और सिर्फ दो पशु पक्षी पालने का ऑप्शन हो तो भी बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो ये जो डाइवर्सिटी है वो बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हमारे देश में, हमारे समाज में समृद्धि उत्पन्न होती है। तो विविधता हमारे जीवन को समृद्ध करती है। कैसे, मैंने बता दिया, क्योंकि बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत सारे सामाजिक तत्व हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, तो वो सारी विविधता हमारे देश को, हमारे भारत को और भी ज़्यादा समृद्ध बनाती हैं। ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाइवर्सिटी इन इंडिया। मतलब भारत में विविधता क्या है। मतलब अगर हम देखें तो हम बहुत सारे विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, बहुत ही अन्य प्रकार के, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, बहुत अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। पर फिर भी अगर हम डीपली सोचें तो क्या देखेंगे कि हम लोग वास्तव में सारी चीज़ें एक ही करते हैं, बस उसका करने का तरीका अलग होता है। हम सारी चीज़ें, त्यौहार मनाना, खाना खाना, हर एक चीज़ हम करते हैं, पर उसके करने का थोड़ा-सा तरीका अलग होता है। इसी को हम विविधता कहते हैं, और भारत में भी यही चीज़ें होती हैं। हम विविधता को कैसे समझें? हम विविधता को कैसे समझें, इसको जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि पहले क्या होता था कि लोगों को अगर कहीं सूखा पड़ता था, तो फिर वो अपना यात्रा करते थे और दूसरी जगह जाके पलायन कर लेते थे, या फिर कहीं युद्ध होता था, तो भी वो पलायन करके दूसरी जगह जाते थे। ऐसे क्या होता था कि संस्कृति एक दूसरे से मतलब एक्सचेंज होती थी। वहाँ की चीज़ें यहाँ आती थी, यहाँ की चीज़ें वहाँ जाती थी। मतलब जो अगर एक्सेप्ट करने लायक था वो चीज़ें एक्सेप्ट करी जाती थी, और जो एक्सेप्ट करने लायक नहीं होती थी उसे नहीं एक्सेप्ट किया जाता था। यानी कि उनकी संस्कृति, यानी इस तरीके से भोजन, भाषा, संस्कृति और संगीत, धर्म, ये सारी चीज़ें एक दूसरे का मिश्रण होता था। उनकी संस्कृति और नए जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता था। धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली संस्कृति उभरती थी। यानी कि इसमें क्या होता था कि उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति का आदान प्रदान होता था, जिससे कि मिश्रित और मिली जुली संस्कृति उभरती थी। यानी कि जहाँ से लोग पलायन करते थे, जहाँ लोग जाते थे नए जगह पे, वहाँ की संस्कृति धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेते थे। इससे क्या होता था, अगर इतिहास में हम लोग देखें तो पता चलता है कि विभिन्न संस्कृति प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान किया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। ठीक है। जिससे कि अगर हम कल्चरल बैकग्राउंड देखें या फिर डाइवर्सिटी को देखें, तो एक जगह से दूसरी जगह अगर इंसान पलायन करता था तो एक्सचेंज होते रहते थे वो सारी चीज़ें।
इस चीज़ को और भी ज़्यादा इलैबोरेट करके हम समझेंगे कि भारत के दो भाग यानी लद्दाख और केरल, ये दोनों ही बहुत अलग अलग रीजन हैं। इसके उदाहरण के ज़रिए हम कोशिश करेंगे कि विविधता पर उनके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों पर क्या असर पड़ता है इसके बारे में जान पाएँ। ठीक है, तो ये आगे के पेज में हम पढ़ेंगे। देखिए, लद्दाख और केरल दो अलग अलग रीजन हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पे एक रफली मैं मैप ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लद्दाख पड़ेगा और यहाँ पर हमारा केरल पड़ेगा, ठीक है। ये अलग अलग रीजन में रहता है, फिर भी यहाँ पे बहुत सारी विविधताएं हैं और जिसमें एकता पाई जाती है। जैसे कि हम जम्मू कश्मीर को देखें तो यहाँ पर लद्दाख जम्मू कश्मीर पूर्वी पहाड़ियों में बसा हुआ रेगिस्तान का इलाका है। यहाँ बहुत ही रेगिस्तान रहता है, बारिश बिल्कुल होती ही नहीं है, ना के बराबर होती है, ना के बराबर क्या बिल्कुल ही नहीं होती है, और काफ़ी समय तक बर्फ़ से ढका हुआ ये इलाका रहता है। बहुत ही कम पेड़ पौधे उग पाते हैं, पानी मतलब गर्मी में लोग पानी पिघले हुए बर्फ़ से पीते हैं। यहाँ के लोग खास किस्म की बकरी पालते हैं जो कि व्यापार के लिए काम आता है। उससे जो ऊन निकलता है उससे पश्मीना शाल बनाई जाती है और व्यापारी इकट्ठा करते हैं उसको और फिर कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। यानी व्यापारी जो कि ऊन निकालता है वो कश्मीर के व्यापारियों को बेचता है, जिससे कि ऊन बनती है, ठीक है। स्वेटर्स बनते हैं, शॉल बनते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, मांस खाते हैं। परिवार के पास कुछ गाय, बकरी, याक होती है। रेगिस्तान का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे व्यापार ही नहीं होता है, बहुत सारे यहाँ पर व्यापारिक आकर्षण का केंद्र है, यानी कि टूरिज़्म बहुत अच्छे से चलता है। यहाँ पहले क्या हुआ था कि लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म यहाँ पर पहुँचा था, तिब्बत पहुँचा था। फिर लद्दाख का छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख जो होता है हमारा, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ये यूपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। और यहाँ पर इस्लाम भी परिचित हुआ, मतलब बहुत सारे लोग भी आए जो कि यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे। वैसे ही केरल में, केरल कहाँ पे है मैंने पहले ही बताया था आपको रफली एक मैप बना के, यहाँ पे केरल है। ये समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मतलब अगर ये केरल है तो यहाँ पे समुद्र है और यहाँ पे पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर व्यापार किस चीज़ों का होता है, मतलब उत्पादन किस चीज़ों का होता है, काली मिर्च का होता है, लौंग, इलायची और ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पर अरबी आए थे, यहूदी आए थे, व्यापारी, और ये सारे केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह धर्मदूत सेंट थॉमस भी लगभग 2000 साल पहले यहाँ पे आए थे। यानी कि बहुत सारे लोगों का आना भी हुआ था, यानी लद्दाख में भी लोग आए थे और केरल में भी आए थे। तो यहाँ पे हो गया ना, एकता पाई गई। और क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, यानी कि यहाँ पे भी वो लोग आए थे, यहाँ पे भी लोग आए थे। और व्यापार सबसे ज़्यादा जो मेन फैक्टर होता है किसी चीज़ का, वो व्यापार होता है। व्यापार के लिए चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते थे, चीनी जालों से हूबहू मिलते हुए थे, जिन्हें चिनावला कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, हमारे यूपीएससी और पीसीएस के क्वेश्चंस से रिलेटेड है ये, ठीक है। जो लोग बर्तन का इस्तेमाल करते थे उसे चीना चट्टी कहते थे। इसमें चीन शब्द से इस बात की ओर इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से होगी, चीन से होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अगर इलेबोरेट करके देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि विभिन्नताओं में एकता लाती हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारे व्यापार आए, यहाँ पे भी बहुत सारे व्यापार एक मेजर फैक्टर होता है किसी चीज़ का कि विभिन्नता में एकता लाने का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बाहर से आती हैं, उसमें भी बहुत सारी समृद्धि, डाइवर्सिटी आती है। आप समझ रहे होंगे। तो दोनों ही क्षेत्र को
यानी कि लद्दाख को और केरल को, दोनों ही क्षेत्र को क्या चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहाँ केरल के भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती को संभव बनाया, वहीं लद्दाख की विशेष भौगोलिक स्थिति और ऊन के व्यापारी को अपनी ओर खींचा गया। इस तरह से पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन और उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता होता है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि सांस्कृतिक का प्रभाव केवल बीते हुए कल से नहीं होता है, हमारे वर्तमान जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। So the last topic of this chapter is unity and diversity। ये आपने बहुत बार सुना होगा। हमारे जब भी कोई परेड होता है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस, ये चीज़ें ज़रूर बोली जाती हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यानी कि हमारे भारत में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यानी कि सबसे जो मेजर फैक्टर होता है वो धर्म का होता है। इतने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, बहुत सारी चीज़ें, ये सब डाइवर्सिटी होते हुए भी कहीं न कहीं एकता है, कहीं न कहीं क्या बहुत एकता है। अगर हम लोगों को अंग्रेज़ों से छुटकारा मिला है, तो उसमें हमारी यूनिटी का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये यूनिटी डाइवर्सिटी में बहुत बड़ी बात है, और यही हमारे देश की जीत है। इसी को हमें आगे बनाए रखना चाहिए, और किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक दंगे, ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये कविता की सुंदर पंक्ति बहुत ही अच्छी है, और इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए आपको। इससे हमें पता चलता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम लोगों ने अपने भारत को स्वतंत्र करने के लिए, अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए कितना ज़्यादा खून बहाया है। किसी ने कुछ नहीं देखा कि वो किस जाति से है, किस मज़हब से है, किस कुल से है, कुछ नहीं देखा। सबने अपने देश को आज़ाद करने के लिए जितना कोशिश कर सकते थे उतना कोशिश किया, और आज हम स्वतंत्र हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं। तो इसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा हाथ है। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान, सिख, कुछ भी हो, सारे एक यूनिटी में बंधे हुए हैं। ये जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा था कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रार्थनाओं को स्वीकार करने की भावना है। ये पंक्ति ज़रूर पढ़िए आप, ये जो पैराग्राफ है बहुत इम्पोर्टेंट है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिया हमें। यहाँ से ये चैप्टर अंत होता है, इस चैप्टर का। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि अभ्यास। अगर आप ये सारा चैप्टर पढ़ लिए हैं अच्छे से, तो आप इसका ज़रूर एक बार अभ्यास करिएगा, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, और ऐसे ही सीरियल वाइज, सीक्वेंस वाइज हम चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी चैप्टर 2 की, विविधता एवं भेदभाव। तो स्टे ट्यून, और आगे ऐसे ही धीरे धीरे प्लेलिस्ट में ऐड ऑन होता जाएगा एक एक चैप्टर। थैंक यू सो मच।